गुड इवनिंग बेटा। जय हिंद बेटा। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर होमवर्क दिया था सिलेंडर वाला। सर आपने एक क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। ये वाला क्वेश्चन दिया था। यस सर। यस सर। सर एक इसमें मैंने ऐसे करा कि Q से x डिस्टेंस पे एक रिंग dx की एलिमेंट ले ली और उस x को -L से +L तक करा, ठीक है। पर कुछ आंसर अच्छा सा नहीं आया। अच्छा सा मतलब बीच में अटक गया था मैं, तो पूरा देखते नहीं हैं। हो पाया। NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and chlorine ions. When one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between the ions to be this, find the force of attraction. क्या हो सर गया? ये सर इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे पता है, पर सर एक्चुअली मुझे ना एक चीज समझ आई थी। जैसे सोडियम का जो वो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी कि उसके अंदर 11 इंटू एटम का जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज होना चाहिए। मैंने वैसे कैलकुलेट किया बट आंसर गलत आया, उसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिखा है। सर ऐसा तुम क्यों लोग किया है? प्लस क्यू और लेकिन माइनस क्यू एटम लेके तो करना है बस। इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। हमने जब स्टार्ट किया था चार्जेस के बारे में उत्तम, तो मैंने कहा था कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यस सर। नेट चार्ज 0 होता है। यस सर। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उस पे जो चार्ज आएगा सोडियम आयन पर, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, या जितने इलेक्ट्रॉन है सारा ले अच्छा, लोगे। ओह यस सर, +1 -1। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। चलो जी, पहले हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट याद है पिछली बार वाला? इसकी वजह से इसका फ्लक्स अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं और ये Yes, sir. Q epsilon naught 1 minus Q cos by theta. Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. cos theta. याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सर आप याद है सर। इजियर मेथड से भी डिराइव करवाओगे बाद में? बिल्कुल सॉलिड एंगल से बताऊंगा, लेकिन सॉलिड एंगल का यूज बहुत ज्यादा नहीं आता, एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत आता है। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेकार की चीजों में। जो हमें काम की चीज है वही देखेंगे। पहले इसको देख लें बेटा। हम मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इस सिलेंडर जिसकी लेंथ हमने ली थी 2L की, यस सर, और रेडियस Yes, sir. लिया था R का, और मुझे कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना था इस चार्ज की वजह से जो एग्जैक्टली इसके सेंटर पर है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे जरा समझो। यहां से x डिस्टेंस पर मैंने एक रिंग एज्यूम की जिसकी थिकनेस मैंने ली dx की। रिंग जो होगी वो इस तरह से होगी। रिंग को विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। यस सर, यस सर। अब इस रिंग पे ध्यान से देखो तो इसकी इस अगर छोटा सा पोर्शन यहां देखूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और टॉप पे जो पार्ट लिया है वहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। इनके बीच का एंगल अगर मैं ये थीटा मान लूं तो ये थीटा कहां आएगा भाई? वर्टिकली अपोजिट, यहां आएगा थीटा। यस ठीक, सर। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ही मिल जाएगा। अब देखो इस रिंग के, हाँ बेटा, सर आप ही की आवाज रिपीट हो रही है, किसी का अच्छा। माइक। अच्छा, इस रिंग के किसी भी पोर्शन में मैं देखूं ये एंगल थीटा रहेगा इस रिंग के लिए, बाकी रिंग्स की बात नहीं कर रहा। इस रिंग के लिए तो एंगल थीटा ही रहेगा। यस सर। यस यानी कि इस रिंग का तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं डी फाई, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा भाई? x² प्लस r²। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इंटू एरिया, एरिया इज 2 पाई x dx इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया थीटा। देखो जी, ठीक लिखा है? यस सर। यस सर। चलो जी, बढ़िया हो गया, थीटा की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब मैं इसमें इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो वेरिएबल हम x रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था dx होगा ना? है बेटा? 2 पाई r dx। यस सर, 2 पाई r dx होना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता दिया, अभी गलत हो जाता।
एंड तक फिर सोचते रहते गलती क्या की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, रेडियस तो r का है, 2 पाई r इंटू dx, बिल्कुल ठीक। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है और x की लिमिट लगानी है तो थीटा को भी हटाना पड़ेगा अगर मैं x की लिमिट लगाऊंगा तो देखिए जो जो कांस्टेंट है उनको पहले बाहर करें। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 पाई r, इंटीग्रेशन में रह जाएगा cos थीटा और ये वाला पार्ट। cos थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है r, वो भी मैं बाहर कर दूं, और हाइपोटेन्यूज है इसका अंडर रूट, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ 3/2 और ऊपर dx। देखो भाई सब कुछ ठीक लिखा है। यस सर सही है। जो यहां पे cos थीटा के साथ r आ रहा था उसको भी मैं बाहर ले गया तो r स्क्वायर बना दिया बाहर। अब x की लिमिट रहेंगी -l से +l तक। ठीक, यस सर। अब इस इंटीग्रेशन Yes, को sir. सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पुट किया x को, क्योंकि x वेरिएबल है, मान लिया एक नया वेरिएबल है y, x इज इक्वल्स टू y, नहीं y नहीं लेंगे, उसकी फॉर्म में लेते हैं, थीटा की फॉर्म में, किसी और एंगल की फॉर्म में। हम यहां पे लेते हैं x को r tan डेल्टा, क्योंकि थीटा तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। क्या मैं x और r को लिंक कर सकता हूं इसमें? x r वैसे ही हो जाएगा, बढ़िया है, फिर तो मैं वही यूज कर लेता हूं। क्यों मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूं, थीटा ही काम आ रहा है मेरे। तो इस ट्रायंगल में देखो तो x अपॉन r tan थीटा बन रहा है, यस सर। यानी कि x इज इक्वल टू r tan थीटा, यस सर। यानी कि dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यस सर। ये इंटीग्रेशन Yes, क्या बन sir. जाएगा भाई, देखें, फाई इज इक्वल्स टू k की वैल्यू भी साथ साथ पुट कर देता हूं कि इजी फॉर्म में आ जाए भाई, 2 पाई तो कैंसिल होगा ही होगा, तो q इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर ऊपर है और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन dx की जगह पे आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और नीचे ध्यान से देखो, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं समझ लो। x की जगह पे जब मैं r tan थीटा पुट करूंगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा, मींस ये पार्ट बन जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, यानी कि r क्यूब sec क्यूब थीटा। क्या ठीक लिखा है? यस सर। Yes, sir. देखो भाई, आर स्क्वायर आर क्यूब सब कांस्टेंट है, अंदर है तो मैं बाहर ला सकता हूं, तो ये आर क्यूब तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यस सर। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, नीचे एक सेक थीटा बचेगा, और नीचे सेक थीटा है तो उसको ऊपर कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये हटाया और सिंपल रह गया कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारे पास एक है लिमिट्स की। हमारी लिमिट्स थी -l से l, लेकिन ये लिमिट किस चीज की थी? x की। नेक्स्ट की अब वेरिएबल है थीटा, तो लिमिट तो थीटा की होनी चाहिए। डाल के निकाल लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, मैंने यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, सर एक इधर और इधर, ये वाला एंगल मैंने मान लिया, देखो थीटा तो मैं ले ही चुका हूं, तो क्या मानूं इसको, अल्फा मान लूं, cos इनवर्स l अल्फा ही कह दूं, एंगल अल्फा। यस सर। ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल बड़े वाला ये क्या होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, 180 माइनस अल्फा या पाई माइनस अल्फा। यस सर। यस सर। ठीक, तो लिमिट्स क्या लगानी चाहिए मुझे, 180 माइनस अल्फा से अल्फा तक। यस सर। यहां से यहां तक अल्फा थीटा को वेरी करूंगा तो पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। यस सर। बस अब इसको सॉल्व करना है। यहां तो देखें 2 पाई से ये कटा तो 2 बच गया, बाहर तो आ गया फाई में q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर तो कट चुका है, अंदर था cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन
साइन थीटा। साइन थीटा क्या मिलेगा भाई? साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। कुछ तो गड़बड़ हुई भाई, तो जीरो आ गया। सर माइनस साइन थीटा होगा। सर हमने अल्फा को वेरी करा दिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है साइन थीटा ही होता है सर। साइन थीटा ही होता है। सर माइनस अल्फा वेरी करवा दिया हमने, हमें थीटा वेरी और कराना हमें था। थीटा से वेरी करना होगा ना सर, थीटा तो ऊपर है। अच्छा, ओहो, थीटा तो ऊपर है। हाँ सर। हमने तो इसको वेरी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर लिमिट्स उल्टी लगेंगी ना। लिमिट कैसे? लिमिट्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी बेटा। लिमिट्स तो हमने अल्फा मतलब 90 माइनस थीटा की इस थीटा की लेनी है, तो इसके लिए एंगल अगर ये ऐसे ही ज्वाइन किया था तो ये वाला एंगल लेना है और यहां पर ये वाला एंगल नेगेटिव में लेना है। तो मैं Yes, आधा करके डबल कर दूं, एक ही बात है। ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस अल्फा का होगा। तो जीरो से 90 माइनस अल्फा, 0 से 90 माइनस अल्फा का डबल। क्या ये समझ में आया? हाँ, 0 से 90 माइनस अल्फा, क्योंकि यहां पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूं तो एंगल ऊपर 0 मिलेगा। यस 0 से 90 माइनस अल्फा तक इसका लिया फ्लक्स और डबल कर दिया। जितना Yes, इसका होगा उतना ही इसका होगा। यस सर। हाँ यस। ये 2 वे कट गया, फिर तो अंदर रह गया कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। साइन थीटा पुट करूंगा तो कितना आएगा भाई? साइन 90 माइनस अल्फा माइनस साइन 0 साइन 90 माइनस अल्फा माइनस 0 माइनस। यस सर। यानी कि, और ये होता है कॉस अल्फा, तो ये आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा। यस Yes, sir. ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यस पार्शियल देख सकते हैं मैं चेक कर लूं कि मैंने ठीक किया नहीं किया। सर अल्फा एंगल हमने लिया है ये वाला, मैं एक बार चेक कर लूं जरा। हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और इधर हमने लिया इधर एंगल अल्फा। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा का होगा। इसका Yes. फ्लक्स भी इतना होगा, तो डबल कर दिया, और इसे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से माइनस करूं तो क्या बचेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 कट जाएगा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा आंसर आना चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गलती नहीं की हमने। सर आपने क्या किया है? तो कर्व सरफेस बोला। जो मैंने अभी किया है वो भी समझाऊंगा, वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किया है मैंने। लेकिन हमने क्या कहा था ना आपने? कर्व सरफेस का निकालना था बस, तो कर्व सरफेस का ये निकल रहा है। सर कल ना एक चीज नहीं समझ में आई। कल बोल ये रिंग ले रहे हैं, हम पार्ट सिर्फ मतलब पॉइंट का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो मतलब क्या चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे? नहीं, आपको क्या चीज लग रहा है कि क्या लगना चाहिए था? सर पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया। कल भी किसी बच्चे ने यही पूछा था, इस पूरे सिस्टम में बता चार्ज कहाँ है? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की वजह से होगी। यहां कौन सा चार्ज है? सर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमें एरिया तो पूरा कवर करना है ना, वो वाला। हाँ, तो मैंने एरिया पूरा ही कवर किया है। हाँ ठीक, मैंने पूरी रिंग कवर किया है, लेकिन इस पूरी रिंग पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी एक जैसी है। यस सर ठीक। और ये थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। तो मैं देखो, या तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो मुझे 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले इस सिलेंडर में एक एलिमेंट लिया, अब इस एलिमेंट में भी एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करूं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके इसका निकालूं। लेकिन इसका निकालने के लिए तो सिंपल लॉजिक मेरे पास था कि इस रिंग में कहीं भी देख लूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम रहेगा। तो मैं डायरेक्टली इस पूरे का तो एक साथ निकाल सकता हूं फ्लक्स।
यस सर, ठीक है, समझ गया। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? सर लिमिटेड क्योंकि को जैसे बता जैसे दीजिए। हम एलिमेंट लेते जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा भी चेंज हो रहा है, इसलिए वो अल्टीमेटली सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल, एक्चुअल में हम लिमिट जो लगाते हैं वेरिएबल की इसलिए लगाते हैं कि जैसे यहां पे हमने कहा थीटा 0 से स्टार्ट किया तो पहला एलिमेंट 0 पे होगा, फिर थोड़ा सा थीटा बढ़ा, डी थीटा बढ़ाया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया, फिर और डी थीटा बढ़ाया, नेक्स्ट एलिमेंट लिया। ऐसे करते करते हम थीटा को यहां से यहां तक लेके आएंगे, थीटा 0 से बढ़ते 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 यहां तक आता जाएगा और हर थीटा पे मैं एलिमेंट लेता जाऊंगा तो ये सारा कवर हो जाएगा। हाँ ये ना? यस सर। ये अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, हमने मान लिया अगर आपको आंसर एल की फॉर्म में निकालना है तो यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बस। हाँ ठीक से। कॉस अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एल अपॉन दिस। इस फॉर्म में याद रखना आसान होता है, ठीक है? वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें ये याद रखना है, इससे वो अपने आप निकल जाता है। अभी हम वो देखेंगे गॉस लॉ में। तो फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन क्लियर हैं? यस है बेटा? फ्लक्स में एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने कल बताया था कि फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। सर तो लाइक हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत जगह नेगेटिव भी आता था सर, तो नंबर कैसे नेगेटिव आ रहा है ये चीज मुझे थोड़ी कंफ्यूजन। हाँ, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है बेटा कि एक्चुअली तो नंबर ऑफ लाइंस भी नहीं होती। एक्चुअल में किसी भी सरफेस अगर वो क्लोज्ड सरफेस है तो एंटरिंग वाले फ्लक्स को हमने नेगेटिव डिफाइन कर दिया। मींस किसी के नेगेटिव फ्लक्स आने का मतलब हम ये समझ लेंगे कि उसमें इतनी लाइंस एंटर कर रही हैं। पॉजिटिव फ्लक्स आने का मतलब हम ये समझ लेंगे कि उसमें इतनी लाइंस एग्जिट कर रही हैं। ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव का सिर्फ ये मतलब लेके चल रहे हैं हम यहां पर। ठीक है। एक्चुअली तो नंबर ऑफ लाइंस है ही नहीं, लाइंस तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो हमारी इमेजिनेशन है कि हमने मान लिया ऐसी लाइंस कुछ होंगी। ठीक है सर, ठीक। चलो जी, ये तो फ्लक्स का केस हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए, आपने ट्राई करना है फ्लक्स का। ठीक है? एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया था, ध्यान है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी एक्स के साथ। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक गॉस लॉ की तरफ। क्या कहता है गॉस लॉ, जो समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के बनते हैं और आते भी एग्जाम में। सर हाउ आंसर इज दिस? अच्छा गुंजन, क्या क्लियर है अब? यस सर। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, the surface integral electric field electric flux over a Gaussian surface that is closed surface is 1 by epsilon naught times, इसे हटा देता हूं मैं, अपनी लैंग्वेज में लिख दूंगा। गॉस लॉ कहता है कि अगर हमें कोई क्लोज्ड सरफेस दे रखी है और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है जिसे हम Q in कहते हैं, तो इस गॉसियन सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि E डॉट ds का इंटीग्रेशन, और यहां पे हम सर्कल दिखाते हैं, इस सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस जो एक वॉल्यूम कवर कर रही है, ओपन सरफेस की बात नहीं हो रही। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये टोटल फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, दिस क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that Gaussian surface। Q in by epsilon naught के बराबर होता है। Q in का मतलब है enclosed charge। इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर लो, मैं यहां लिख देता हूं। टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस और सरफेस, मैं इसे बेटर और अच्छी लैंग्वेज में लिखूं क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक है, आपसे पूछा जा सकता है गॉस लॉ के बारे में। सर आपने वो इंटीग्रेशन लिखा या फ्लक्स लिखा? ये इंटीग्रेशन का साइन है जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। ओके सर। तो सर्कल का मतलब? सर्कल का मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं।
इस पूरे को हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। यहां लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रल of a Gaussian surface, that is total flux of Gaussian surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that Gaussian surface. और ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, the surface integral of Gaussian surface, that is total flux of Gaussian surface, is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that Gaussian surface. यानी कि अगर एक Gaussian surface दे रखी है तो उस Gaussian surface का, Gaussian surface मतलब closed surface, ये भी ध्यान रखना, Gaussian surface का मतलब है closed surface। तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स जो होगा वो हमेशा Q in by epsilon naught होगा, एंड Q in इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। हाँ बेटा बोलो। सर द क्लोज्ड सरफेस का मतलब ये है कि जो भी हम सरफेस बाउंड्री ले रहे हैं उसके अंदर कोई वॉल्यूम एनक्लोज्ड होना चाहिए या फिर एरिया भी चलेगा? वॉल्यूम, अगर एरिया लोगे तो वो तो कैसे बताओ, कोई ऐसा सरफेस जो सिर्फ वॉल्यूम कवर ना कर रहा हो और क्लोज सरफेस बन जाए, वो 2D में बनेगा। वो तो फिर 2D में तो क्लोज सरफेस हो नहीं सकती, वो तो ओपन सरफेस होगी फिर। यस सर, यस सर क्लोज सरफेस का मतलब ही वो है। हाँ बेटा सर, अगर कंडक्टर जीरो हो जाएगा फिर? आयुष द्वारा बता। सर अगर एक कंडक्टर होता तो जीरो हो जाता ना फिर इसका जो फ्लक्स। बेटा ये सरफेस कोई भी मान सकते हो, कंडक्टर की सरफेस भी मान सकते हो, अंदर रख सकते हैं हम कोई चार्ज, लेकिन हम उसके अंदर कितना चार्ज रखेंगे, उसके अंदर रुकेगा नहीं रुकेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर कंडक्टर की बॉडी के अंदर ही गॉसियन सरफेस होती है तो हमेशा नेट फ्लक्स जीरो आता है। सर ऐसे ही अगर हम कोई भी एक स्फीयर ले ले, हाँ, सॉलिड स्फीयर, और उसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, कहीं वो कैविटी सेंटर में नहीं है, कहीं और जगह है, तो उसके अंदर कैविटी के अंदर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि फ्लक्स जीरो होएगा। डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे, ये हम सब पढ़ेंगे बेटा, अभी नहीं। हो सकते हैं, मैं कर सकता हूं ऐसा कि उस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बना दूं, मुझे उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखना पड़ेगा कैविटी सर उसके अंदर चार्ज नहीं है, एम्प्टी कैविटी है। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ओके सर। सर गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज रखते हैं, एक और चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे Q0 रख दिया, यहाँ Q1 रख दिया, तो इस Q इन इस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं भी इसके बारे में और बताता हूं। गॉस लॉ क्या कहता है, इसे फिर से समझ लो पीयूष, फिर समझ ले बेटा। मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज है Q2, यहां एक चार्ज Q3 और यहां Q4, और मैंने एक गॉसियन सरफेस मान ली कुछ इस तरह से, किसी भी आर्बिट शेप की। इस गॉसियन सरफेस का जो नेट फ्लक्स होगा मींस E डॉट ds ओवर दिस क्लोज सरफेस इस गॉसियन सरफेस के लिए, दैट इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q इन में क्या आएगा, सिर्फ Q1 और Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q4 Q2 की वजह से इसका नेट फ्लक्स कुछ नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? निकिता बिल्कुल ठीक है बेटा। डॉट ds में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हम ड्यू टू ऑल द चार्जेस लेंगे ना। बिल्कुल, मैं अभी उसके बारे में भी बता रहा हूं बेटा। ये तो एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, लेकिन अगर इसको ड्राइव करना पड़े तो कैसे करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं इसको। मैंने तो अभी सिर्फ स्टेटमेंट बताई आपको, अब जरा इसको एनालाइज करें, इन चीजों को अभी मैं देखता हूं।
यहां पे हम एक पेज इंसर्ट कर लें जरा। देखो भाई, हमने लास्ट टाइम कुछ ऐसा किया था, किसी स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स निकाला था? नहीं। एक कर लेते हैं। नहीं सर। मान लो एक स्फेरिकल सरफेस मैंने मान ली, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस r का है, और उसके एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेरिकल सरफेस का कोई फ्लक्स होगा? हाँ या ना? यस सर। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव चार्ज लेकर मैं लेके चल रहा हूं, तो लाइंस इससे बाहर निकल रही होंगी, और एग्जिट फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और हर जगह बाहर निकल रही है तो नेट फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा। मुझे वो फ्लक्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे स्फीयर पे कहीं छोटा सा एक एलिमेंट लिया ds। इस ds एरिया की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। यस सर। क्योंकि स्फीयर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो, वो नॉर्मली होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये मींस इस ds वेक्टर की डायरेक्शन ये, लेकिन इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अरे वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स अगर मैं देखूं तो वो निकलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ds इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ds जो 0 डिग्री है। यस अब ये देखो, ऐसा एलिमेंट मैं कहीं भी ले लूं, इस स्फीयर में कहीं भी ले लूं, हर जगह ऐसी ही सिचुएशन बनेगी कि ई और ds सेम डायरेक्शन में रहेंगे। यस सर। दोनों ही रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इसको इंटीग्रेट करके मैं नेट फ्लक्स निकाल सकता हूं। जी सर। तो फाई की वैल्यू देखो, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा ds। ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या लिखूं, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो जी, 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या टोटल फ्लक्स, q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका टोटल फ्लक्स बचा q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो अगर मुझे गॉस लॉ पता होता तो क्या मुझे ये करने की जरूरत पड़ती? सिंपल मैं कहता कि अंदर चार्ज q पड़ा है, उसकी वजह से इसका फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन लॉजिकली सोचें, यहां तो हमने एक स्पेशल केस लिया, चार्ज को सेंटर पे रखा तब ये आया। मान लो सेंटर पे ना होता। अब इसको दूसरे लॉजिक से समझो। मैं यहां कह सकता हूं कि इस सरफेस का टोटल फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यानी कि इस सरफेस से जो लाइंस पास हो रही हैं वो इतनी हैं। यस सर। यस सर। यानी कि इस, मान लो ये नंबर आ रहा है 1000, तो मैं कहूंगा मुझे 1000 लाइंस निकल रही हैं जो इसे क्रॉस कर रही है, ऐसा कह सकता हूं मैं। इमेजिनरी लाइंस है, मान लिया एक नंबर, ठीक। अब यहां से 1000 लाइन पास कर, यानी कि इससे 1000 लाइन स्टार्ट हो रही होंगी, तभी वो 1000 इससे पास हो रही हैं। यस सर। अब अगर मैं कहूं जी इस क्यू से यहां 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 ऐसे करके 1000 लाइंस निकल रही थी और इससे पास हो रही थी, लेकिन अगर मैं उस स्फीयर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, मैं मान लूं कि वो ऐसे है, तब भी तो 1000 लाइन ही पास हो रही होंगी। यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि ये क्यू चार्ज सेंटर में ना होके कहीं और होता तो भी तो इसका फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। भाई सिमेट्रिकल रखकर तो हमने कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग, डायरेक्शन भी अलग, ई और ds के बीच में एंगल भी लगातार चेंज हो रहा होगा, पागल हो जाएंगे इसको करते करते। तो हमने सिमेट्रिकल केस लेके पहले कैलकुलेशन करके निकाला, फिर लॉजिक देखा, भाई जितनी लाइंस यहां निकल रही हैं, चार्ज तो वही का वही, तो उतनी ही लाइंस निकल रही होंगी। जितनी इसको क्रॉस कर रही है, जितनी निकल रही है, वो सारी की सारी इसे क्रॉस कर रही होंगी। अगर ये चार्ज सेंटर पे ना होकर साइड में होता
तो भी उतनी लाइंस ही क्रॉस कर रही होती जितनी निकल रही हैं, यानी कि जितना फ्लक्स यहां था उतना फ्लक्स यहां भी आना चाहिए। इसका मतलब यह फर्क नहीं पड़ रहा कि वो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर सिमेट्रिकल है या कहीं और पड़ा हुआ है। फ्लक्स जो है उस क्यू की वजह से आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्या ये बात क्लियर? सर हाँ बेटा। सर अगर बोलो। सरफेस पे होता तो अगर सरफेस पे होता तो करेंगे इसके क्वेश्चन भी, अभी थोड़ा सब्र करो, सारे होंगे। ओके सर। सर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स बिल्कुल भी। अगर अंदर कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नेट फ्लक्स वही रहेगा। अंदर होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए। गॉस लॉ यही कह रहा है, नेट जो टोटल फ्लक्स है किसी भी गॉसियन सरफेस का, दैट इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। उसके अंदर कितना है, ठीक। अब बाहर वाले का क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, जरा उसका लॉजिक समझो। मान लो मेरे को एक सरफेस ये दे रखी है, गॉसियन सरफेस, कोई भी शेप हो सकती है, स्फेरिकल दिखा रखी है। इसके बाहर मैं एक चार्ज रख दूं क्यू डैश। इस क्यू डैश की जितनी लाइंस एंटर कर रही होंगी उतनी एग्जिट भी कर रही होंगी। यस सर। ऐसे ऐसे लाइंस आ रही हैं, ऐसे ऐसे, तो जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट, एंटर करेंगी एग्जिट, एंटर करेंगी एग्जिट, यानी जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना पॉजिटिव फ्लक्स। तो इस क्यू चार्ज की, इस क्यू डैश चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। यानी कि अगर इस क्यू के साथ साथ मैं यहां पर एक क्यू डैश भी रख देता तो क्या इसके फ्लक्स में कोई फर्क पड़ता? नो सर। नो सर। इसका मतलब गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्ज की वजह से उस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। किसी भी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। क्या ये लॉजिक क्लियर? यस सर। यस सर। निकिता कह रही ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा, बता। निकिता बेटा माइक अनम्यूट करके बताओ। फ्लक्स जीरो सेकंड केस में बेटा ये वाला। यस सर। फ्लक्स हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ लाइंस पासिंग टू द सरफेस, लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस होती है और लाइंस अगर क्लोज सरफेस में एंटर करती हैं तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव लेके चलते हैं। यस सर। और एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव। यस सर। ये लाइंस यहां पे एंटर कर रही हैं तो यहां पे फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और यहां पे एग्जिट कर रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। लेकिन फ्लक्स को तो हम लिंक करते हैं नंबर ऑफ लाइन से भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर करेंगी एग्जैक्टली उतनी ही एग्जिट भी करेंगी। क्या ऐसा है कि एंटर ज्यादा कर जाएं और एग्जिट कम करें, या उल्टा हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो फ्लक्स तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी का आएगा, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नहीं होगा जीरो। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जीरो नहीं होगा ना सर। क्यों? क्यू चार्ज की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है? क्या कांस्टेंट है? सर पर आपने पिछले केस में बताया तो था कि अगर वेरिएबल है तो एग्जिटिंग और एंटरिंग का डिफरेंट होता है। हमने क्यूब वाला किया था सर। उसमें हम एनक्लोज चार्ज की बात नहीं कर रहे थे, उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी। उसमें ऐसा पूछ सकते हैं, उसमें वो तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी के अंदर भी चार्ज हो। अभी मैं उसी क्वेश्चन पे वापस चलता हूं, उसे भी डिस्कस करते हैं फिर से। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है अब कि इसका फ्लक्स जीरो होगा? यस सर। एक लॉजिक इसमें और है। अच्छा पहले वही देख लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने इस केस में कहा था कि इसका नेट फ्लक्स जीरो नहीं है, एंटरिंग कम है और एग्जिट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डिफाइंड कर रखी है। वो तो हमने गिवन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ये गिवन है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है? अब गॉस लॉ तो हमने पढ़ लिया, तो इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि ये सिचुएशन दे दी कि ये क्यूब दे रखा है, ये साइड है, इतना डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें लग रही है, तो बताओ कि इस क्यूब का एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? इसके अंदर चार्ज पूछ सकता है कितना है। कैसे निकालें? इसका फ्लक्स नेट जो फ्लक्स आएगा उसको क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट करके क्यू निकालें।
बस इसमें फ्लक्स इस सरफेस का होगा और इस सरफेस का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। इस सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए मैं लिखूंगा x की वैल्यू b, यानी कि b ई नॉट इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव का ये फ्लक्स होगा। φ1 कह दूं इसको मैं, नेगेटिव फ्लक्स। यस सर। और इस सरफेस का फ्लक्स अगर मैं φ2 कहता हूं तो वो होगा b प्लस ए इंटू ई नॉट ए स्क्वायर, और ये पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे क्यूब का नेट फ्लक्स फाई नेट जो आएगा वो इन दोनों का सम, जिसमें b ई नॉट ए स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा a क्यूब ई नॉट। क्या ठीक लिखा है? यस सर। ये तो हमने लास्ट क्लास में किया भी था। अब नेट फ्लक्स मिल गया तो मुझे बताना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू इन। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो इससे क्यू इन मिल जाएगा। क्यू इन होगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए क्यूब ई नॉट, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है, तभी ये फ्लक्स मिल रहा है, अदरवाइज इसका नेट फ्लक्स नहीं आता। क्या ये बात क्लियर? जो नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा था। हाँ सर। तो सर अगर कहा कि अंदर एक ही चार्ज, एक एक करके हैं, मतलब सर चार्ज नहीं दिया फिर भी अज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब मैंने फ्लक्स निकाला तो इसका फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा, और अगर फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा तो कंफर्म है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेंटर पे हो, वो कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बना रहा है। यस सर। और कोई बता इसमें अगर गिवन हो कि एक ही चार्ज प्रेजेंट है, तो हाँ। वो जहां पे भी लोकेशन में प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे चेंज करेगी। देखो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ही नहीं सकता। एक सिंगल पॉइंट चार्ज ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ही नहीं सकता। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर कुछ ना कुछ, तभी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक सर। अब सर जैसे हम क्यू इन की बात करी, हमने कहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो क्या फिर वो बॉडी के हर जगह पे नहीं लग रहा होगा वो चार्ज? मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये क्यूब है तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे भी होगा, साइड वाले सरफेसेस पे भी होगा। बिल्कुल होगा। अकॉर्डिंग हमारी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में सारा। तो ये जो चार्ज निकाला है दैट इज एनक्लोज्ड चार्ज, लेकिन इसके अलावा बाहर भी तो हो सकता है चार्ज। लेकिन सर उसका तो इफेक्ट है ही नहीं ना गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये कंफ्यूजन आपको हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट। ये कहाँ पे थे हम? यहाँ पे, ठीक है। चलो, आपने कहा कि अगर अंदर चार्ज है तो उसकी वजह से ऊपर वाली सरफेस का भी फ्लक्स होना चाहिए, ठीक। अगर मैं लेके चलता हूं कैसा केस लूं कि बाहर वाले की वजह से खत्म हो जाए, फ्लैट, ये मैंने एक क्यूब मान लिया, इस क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, इस क्यू चार्ज की वजह से इसकी 6 फेसेस का फ्लक्स होगा। यस सर। यस सर। इस पूरे क्यूब का जो नेट फ्लक्स आएगा
वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। यस सर। ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यस सर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यस सर। E1 E2 कुछ होगी, तो सबका फ्लक्स आएगा, सिमेट्रिकल है। मैंने क्या किया, वही क्यूब लिया, सेंटर पे वही चार्ज क्यू रखा हुआ है, लेकिन बाहर मैंने कुछ और चार्जेस भी रख दिए, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस रख दिए। पता नहीं कैसे रखने पड़े, लेकिन मुझे ऐसे रखने पड़े कि इस सरफेस पर, ऊपर वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, या तो 0 आ रही है या फिर इसी डायरेक्शन में आ रही है। मतलब मैं ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकता हूं कि इस Q, Q1, Q2, Q3 या कोई और प्लेट रख दी, या लाइन चार्ज रख दिया, बहुत सारी चीजें रख दी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसके पैरेलल बना दूं, नीचे वाले में भी इसके पैरेलल बना दूं, फ्रंट में भी बैक में भी। ठीक है, अब फ्लक्स रह गया सिर्फ राइट में और लेफ्ट में। यस सर। अगर 4 फेसेस में कर दिया तो राइट में और लेफ्ट में, लेकिन मैंने जो सारे चार्जेस रखे तो इसके बाहर। यस सर। इसका नेट फ्लक्स अभी भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यस सर। यस सर। जबकि है सिर्फ 2 फेसेस पे ही, है सिर्फ 2 फेसेस पे, लेकिन फिर भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। फिर भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों है? अब बढ़ा क्यों नहीं या कम क्यों नहीं हुआ? अभी 4 फेसेस का फ्लक्स तो मैंने 0 कर दिया। सर उससे बाहर निकलते डायरेक्शन बदल गई, ये समझ सकते हैं। किस चीज की डायरेक्शन बदल गई? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें यह समझ सकते हैं कि हमने इन 4 फेसेस का फ्लक्स कम किया, लेकिन उस प्रोसेस में इन 2 फेसेस का फ्लक्स बढ़ गया होगा। सर फील्ड लाइंस बढ़ गई इस डायरेक्शन में। भाई कुछ एक्सटर्नल फील्ड और आई, उन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस सरफेस पे नेट फील्ड मैंने पैरेलल कर दी, यहां पैरेलल कर दी, तो इस फेस की तो फील्ड भी तो चेंज हुई होगी कुछ। yes, तो इस फेस का भी फ्लक्स तो पहले से चेंज हुआ होगा, सेम इस फेस का फ्लक्स भी पहले से चेंज हुआ होगा। yes, sir. लेकिन इस पूरी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स तो एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है, तो नेट फ्लक्स जो आएगा वो तो अभी भी Q एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ, अब केस सिमेट्रिकल नहीं रहा। पहले तो मैं कह सकता था कि 6 की 6 फेसेस का फ्लक्स सेम था, लेकिन अब 6 की 6 फेसेस का फ्लक्स सेम नहीं है, लेकिन नेट फ्लक्स उतने का उतना है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है सर। सर लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें कैसे पता कि कहाँ पे नेग्लेक्ट करना है? मतलब ऐसे कोई नेग्लेक्ट नहीं कर रहा मैं तो गॉस लॉ लगा रहा हूं। मैं तो सिंपल गॉस लॉ लगा रहा हूं, किसी भी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स हमेशा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमें कैसे पता कि जो जैसे ऊपर और नीचे वाली सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल हमने कर दी, तो हमें कैसे पता कि वो बाकी सरफेसेस पे नहीं होंगी? मतलब बाकी सरफेसेस पे नहीं होगी, मतलब पैरेलल गॉस लॉ तो ये कह रहा है कि इसमें नेट फ्लक्स जो होगा किसी भी गॉसियन सरफेस का वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। यस सर। इसके अंदर चार्ज सिर्फ Q है, जो चार्ज रखा बाहर रखा, तो इसका नेट फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। यस सर। वो तो चेंज नहीं होगा। मैंने बाहर के चार्जेस की वजह से ऊपर वाली सरफेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पैरेलल बना दी। क्या ये मैं कर सकता हूं? हाइपोथेटिकली हाँ, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन बना तो सकते हैं। अब वो कैसे समझाएं आपको, मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर नहीं आया जिसमें न्यूमेरिकल बता सकूं आपको, क्योंकि आपका क्वेश्चन जायज है। सर सेम क्यों रह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। सेम तो रह रहा है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। अभी हमने ये बात की थी कि ये चार्ज सेंटर पे ना होकर ऐसा भी कुछ होता तो भी इसका नेट फ्लक्स वही रहेगा।
यस सर। मैं बाहर एक चार्ज रख दूं तो भी इसका नेट फ्लक्स उतना ही रहेगा। यस सर। यस सर। मेरे पास यहाँ पे अंदर एक चार्ज था Q, तो इसका फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने उसको वहीं पड़ा रहने दिया, मैंने कुछ और चार्जेस की हेल्प ली, लेकिन वो रखे तो बाहर। क्या उनकी वजह से इसका नेट फ्लक्स चेंज होना चाहिए? पता नहीं सर। नो सर। पता नहीं। नो सर। सर गॉस लॉ के अगर अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो पता नहीं, तो फिर यहां यस क्यों कहा? यहाँ पे तो आपने एग्जांपल दिया था कि जितना एंटर हो रहा है फ्लक्स उतना ही नेगेटिव बाहर निकल रहा है, यानी कि वहां जीरो हो गया, पर हमने जब चार्जेस रखे तो नेगेटिव क्यों हो रहा है? कहाँ नेगेटिव हो रहा है? आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया ना कि मैंने चार्जेस रख दिए, यानी कि सारी मैंने पैरेलल बना दी। अभी आप कह रहे थे कि मैं 2 लाइन पे इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ गई, तो वह कैसे बढ़ी वो समझेंगे। यहां पर इन सब चार्जेस की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी? अच्छा यहां पे देखो जरा, जो अभी हमने केस लिया था, क्या इस Q डैश की वजह से इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? होगी सर। अगर मैं कहता हूं कि जब ये चार्ज नहीं था, एक सिंगल Q चार्ज है और स्फीयर के सेंटर पे पड़ा हुआ है, सेंटर पे, तो उसकी वजह से इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, हाँ या ना? सर किसी भी पॉइंट पे निकालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, इस तरह से चल रही होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, वही गॉसियन सरफेस, वही पॉइंट चार्ज Q, लेकिन एक Q डैश यहां भी रख दिया। अब मैं इसी A पॉइंट की बात करूं तो क्या A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी रेडियली आउटवर्ड होगी, हाँ या ना? यस सर, होगी तो सर। हाँ। ये Q डैश कुछ नहीं करेगा? करेगा सर। यानी कि अगर Q डैश अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस Q डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग जाएगी, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही है, हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले थी क्या अब वैसे ही है? नो सर। चेंज हो गई, लेकिन क्या फ्लक्स चेंज हुआ? नो सर। वही चीज तो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जितना फ्लक्स था, नेट फ्लक्स अब भी उतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड साइड वाले फेजेस पे ज्यादा कैसे हो गई? मैंने एज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता कि यहां पर ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी, लेकिन नेट फ्लक्स इस पूरी सरफेस का सेम रहेगा। सर एक बार मेरा वाला क्वेश्चन आंसर करना है। कौन सा? सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता कि कुछ सरफेसेस पे लाइक पैरेलल हो गई बाहर के चार्जेस की वजह से एंड बाकी सरफेसेस पे बढ़ गई? हमें नहीं पता, मैंने तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानी है कि ऐसा हो जाए। मान लो कि मैं 4 पे 0 पैरेलल कर दूं, अगर मैं इन 4 पे पैरेलल कर दूं किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, तो भी इसका नेट फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेट फ्लक्स सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। हमें नहीं पता कैसे सिचुएशन हो सकता है, पैरेलल ना हो, टेढ़ी रह जाए, लेकिन टेढ़ी भी रह गई तो भी फ्लक्स पहले से तो चेंज हो जाएगा। यस अगर टेढ़ी भी रह गई तो फ्लक्स पहले से तो चेंज हो जाएगा, हर सरफेस का फ्लक्स पहले से डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन पूरे क्यूब का फ्लक्स अगर मैं कहूंगा वो अभी भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। सर एक और डाउट, बोल बेटा। सर अगर अंदर Q की पोजीशन चेंज कर दी तो भी हर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगी तो? बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर मैं इस Q चार्ज को सेंटर पे ना रख के कहीं और रख दूं तो 6 के 6 फेसेस का फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा। यस। लेकिन पूरे क्यूब का नेट फ्लक्स वो तो इतना ही रहेगा। ठीक है? यस। तो जब भी किसी सरफेस का
जब भी किसी सरफेस का हमें नेट फ्लक्स निकालना होता है तो हमें एक्चुअल में जब कैलकुलेशन से फ्लक्स निकालना है, बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है, दैट इज E डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे, दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट का ही होगा, क्योंकि बाहर वालों की वजह से वो नेट जीरो बन जाएगा। लेकिन हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी सरफेस का फ्लक्स का मतलब क्या है कि उस सरफेस से कितनी लाइंस निकल रही हैं। तो लाइंस जब हम बताते हैं तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो अंदर वाले चार्जेस हैं सिर्फ उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, बाकियों की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ कर देंगे फिर हम। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कहीं भी, मेरे को सिर्फ इतने पोर्शन का फ्लक्स निकालना है, मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का फ्लक्स निकालना है, तो मुझे यहां पर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां का फ्लक्स डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन जब मैं पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो अल्टीमेटली आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही, बाहर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नेट जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। तो फिर जो पीछे हमने जो क्यूब वाला क्वेश्चन करा था उसमें जो हमारा फाई नेट आया था सर, तो हम ये कह सकते हैं कि फाई नेट वही है जो क्यू ने बढ़ाया है, जो पूरा चार्ज ने बढ़ाया है। फाई नेट ये वही है जो क्यू ने बढ़ाया है, जो अंदर के क्यू ने बढ़ाया है। हाँ, क्या बढ़ाया है? फ्लक्स बढ़ाया है। यस हाँ, कह सकते हैं इस पूरे का फ्लक्स तो इसी की वजह से आ रहा है नेट, लेकिन हर सरफेस का फ्लक्स तो इसकी वजह से भी होगा और बाहर की वजह से भी होगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। इसका फ्लक्स, इस पूरे का फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है नेट। लेकिन अगर मैं किसी एक सरफेस के फ्लक्स की बात करूं, इस सरफेस के फ्लक्स की बात करूं, तो जो बाहर चार्जेस पड़े होंगे उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, लेकिन पूरे का फ्लक्स सिर्फ इसका इफेक्ट रहेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है ना कि जो फ्लक्स जो बढ़ रहा है सिस्टम के अंदर, जो बढ़ रहा है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्यों इनसाइड में। किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट फ्लक्स आता है वो सिर्फ उसके एनक्लोज चार्ज की वजह से ही आता है। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं फिर से। हाँ, उसके किसी पोर्शन की बात करोगे तो सबका इफेक्ट आएगा। ठीक है सर, ओके सर। जब हमने इस हॉलो क्यूब को एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लक्स आया, इसका मतलब उसके अंदर एक चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एक चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज नहीं आता, उस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज नहीं आ रहा, कुछ चार्जेस रखे हुए हैं जिनकी वजह से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिजल्ट है, चार्ज उसका रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज नहीं आता। ओके सर। अगर चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करोगे? बिना चार्ज के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ी है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किन्हीं चार्जेस की वजह से ही तो हुई होगी। यस सर। तो वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर इतना चार्ज तो होगा, और कहीं कितना चार्ज होगा वो निकालना है तो उसका फ्लक्स निकाल के बता देंगे। ठीक, मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना चार्ज रखना है, तो मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही छोटी सी गॉसियन सरफेस मानकर उसका फ्लक्स निकालकर उसके अंदर का चार्ज निकाल सकता हूं। तो मैं हर छोटी विड्थ में चार्ज निकाल सकता हूं कितना कितना होगा, जिसकी वजह से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्लक्स कैलकुलेट करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि नेट फ्लक्स जो आता है वो तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट करते समय जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट
अराउंड या इनसाइड या आउटसाइड जैसा भी है स्फीयर के, सबका केस लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो नेट रिजल्ट यही मिलेगा, Q इन बाय एप्सिलॉन। सर सिलेंडर वाले जो केस था हमने किया इससे पहले डेरिवेशन करके, हाँ। इसके अंदर ये जो पायर स्क्वायर वाला एरिया है इसका हमें पता है Q बाय एप्सिलॉन में से माइनस कर देंगे तो CSA का आ जाएगा कर्व। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे वही किया था बेटा, मैंने इस फ्लैट सरफेसेस का निकाला और Q बाय एप्सिलॉन में से माइनस कर दिया, मुझे वो रिजल्ट मिल गया कर्व सरफेस का। तो मैं कर्व सरफेस का अलग से क्यों कैलकुलेट करूं जब मुझे गॉस पता है। अब Q कहीं भी हो उस सिलेंडर में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर लेकिन नहीं फर्क पड़ेगा बेटा, थोड़ा अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा अगर Q की पोजीशन चेंज की, ये रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा, अल्फा चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन किसकी वैल्यू सेम रहेगी सर? नेट फ्लक्स सेम रहेगा। तो फ्लक्स की नेट फ्लक्स, पूरे सिलेंडर का नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। लेकिन अगर ये चार्ज यहां की बजाय यहां होता तो इसका फ्लक्स पहले से ज्यादा होता, यस सर, और इसका फ्लक्स पहले से कम हो जाता। लेकिन क्या ये गारंटी है जितना इसका बढ़ गया उतना ही इसका कम हुआ होगा? तो क्या इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स अब भी इतना रहेगा? नहीं कह सकते सर। इस वाले तरीके से ये कैसे कर दिया? मैं बताता हूं बेटा, इस तरीके से कैसे किया मैंने सिंपल क्या किया, मुझे पूरे सिलेंडर के अंदर यहां चार्ज दे रखा है तो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स तो इतना होगा। यस सर। इस सिलेंडर के मैंने 3 पार्ट कर दिए, एक राइट वाली फ्लैट सरफेस, एक लेफ्ट वाली फ्लैट सरफेस और तीसरा कर्व्ड सरफेस। तीनों सरफेसेस का मिलाकर नेट फ्लक्स इतना ही आना चाहिए। यस सर। इस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स मुझे पता है वो होता है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर ये एंगल मैंने अल्फा का लिया है, डिस्क वाला केस, यस सर आ गया। इसका भी उतना ही, तो इसका डबल किया और टोटल में से इन दोनों का माइनस कर दिया तो बाकी कर्व्ड का मिल जाएगा। यस सर। क्या क्लियर ये कॉन्सेप्ट? यस सर। सर इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अभी हम करेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और गॉस लॉ से गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन यही है कि सिमेट्रिकल केसेस में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम करेंगे। पहले एक छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। सर मतलब किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज नहीं है और अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी पास कर दे, वेरिएबल या इनवेरिएबल, तो उसमें होगा ही नहीं नेट फ्लक्स। बिल्कुल, अगर एनक्लोज चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक, अभी मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, आप ही बताओगे मुझे। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक एक करके लेके चलेंगे। पहली स्टेटमेंट की बात करें, इफ फाई नेट इज 0, फाई नेट 0 है, E इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? सर अभी यही अभी जो बोला था आपने। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दूं Q और यहां पे एक गॉसियन सरफेस मान लूं तो इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स 0 होगा। यस यस। लेकिन इसकी वजह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे होगी इसकी वजह से, लेकिन नेट फ्लक्स तो 0 आएगा। तो नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, E is 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो क्या कह सकते हो कि फाई नेट 0 होगा? यस सर। बिल्कुल भाई, हर जगह अगर मैं इस सरफेस, कोई ऐसी सरफेस मान लूं जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मैं छोटे छोटे एलिमेंट लेके फ्लक्स निकाल रहा हूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हर जगह फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स भी 0 आ जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्या है क्लियर? यस सर। यस सर। सर अगर अंदर चार्ज भी हुआ, अगर अंदर चार्ज भी हुआ, अच्छा, तब भी नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
कंडीशन ये जीरो चाहिए, ये जीरो बना के दो। चार्ज से ही तो फील्ड है ना। अंदर बाहर हो चाहे बाहर। लेकिन हो सकता है पॉसिबल अगर में चार्ज है तो फिर बाहर हमने ऐसे कर दिया कि कभी नहीं आएगा, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो कर दो। मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा क्योंकि बॉडी ऐसी है। कैंसिल नहीं रहेंगे है बेटा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कैंसिल नहीं होगी अगर तो चार्ज से प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज अंदर है, हाँ सर, सेंटर पे होगा तो एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है तो कैंसिल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो कैंसिल नहीं हो जाएगी क्या? अरे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, उसने कहा एवरीवेयर, उसने इन सबका नेट सम नहीं करना। अगर मैं कहता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे? आप ये सोचो कि दो पर्सन खड़े हैं, ए पर्सन बी पर्सन। ए पर्सन पे मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, बी पर्सन पे किसने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, ठीक है? तो मैं कहूं जी नेट फोर्स तो जीरो लगा, कह दूं? नो सर। आप तो एक्शन और रिएक्शन को कैंसिल करने की बात कर रहे हो, कुछ ऐसा ही लॉजिक लग रहा है। 3 का फॉल्स। अभी देखते हैं बेटा, तो ऐसे एक्शन रिएक्शन को कैंसिल नहीं करना। दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल लूं? यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कैसे ले लूं? यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उन दोनों का नेट यहां पे कैसे ले लूं? कहां पे लूं उनका नेट? अब समझ गया। भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है, इनका रिजल्ट निकालूंगा भी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये जीरो ना आता तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? पता ही नहीं। अगर मैं ऐसे पॉइंट मान लूं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, इनका सम तो जीरो नहीं आएगा, इनका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है पता ही नहीं। तो इलॉजिकल सी बात है कि मैं दो डिफरेंट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल के कह रहा हूं भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि कहां पर। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट, Q in equal to 0. False. Equal to 0 everywhere on the surface. False. फॉल्स। स्टेटमेंट में तो पहला एग्जांपल, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल। अंदर चार्ज नहीं है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? नहीं। नो सर। फ्लक्स जीरो होगा। तो क्यू इन की वजह से कहता तो होती जीरो। क्यों इन तो है ही नहीं, वो तो जीरो दे रखा है। अच्छा, नेट फ्लक्स जो होगा उसे जीरो कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कह सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये सब समझ में आ रही हैं चीजें? सर जो हमारा सेकंड केस है उसमें E इज इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है ना जब अंदर कोई चार्ज ना हो सिस्टम में। हाँ तभी होगा, तभी पॉसिबल है। अंदर चार्ज रख दोगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेट फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, और नेट फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती। हाँ सर, ठीक है, ओके चलें आगे। बिल्कुल सर। चलो जी, इसे देखें बेटा। कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। When calculating the flux of electric field over the Gaussian surface, electric field will be due to 2004 में आया था स्क्रीनिंग में, क्या आंसर होगा? All the charges. All the charges. बिल्कुल, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करना है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं नेट फ्लक्स कितना है तो क्या आंसर होगा? Q1 minus Q1 by epsilon naught means 0. यस प्लस Q1 माइनस Q1, बाहर वाले चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स तो आएगा नहीं। लेकिन कहीं भी इसे कैलकुलेट करते समय अगर मैं E डॉट ds का इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर रहा हूं, दिस E मस्ट बी ड्यू टू Q1 माइनस Q1 Q2, सबका इफेक्ट लेना पड़ेगा। यस सर, कभी ऐसे इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है? ना के बराबर। ये हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, सिमेट्रिकल केसेस में जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिमेट्रिकल केसेस में इतना आसान होता है कि हमें हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी पड़ती, सिंपल केस ही आएंगे वो। चलो, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कहता
कि यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज है Q2, एक सरफेस है ये S1 और एक सरफेस है ये S2, इसमें क्या S1 और S2 का फ्लक्स सेम होगा? नो सर, नो सर, S1 का फ्लक्स कितना होगा? S1 का फ्लक्स Q1 by epsilon और S2 का फ्लक्स Q1 plus Q2 by Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? Q1 प्लस Q2। इसने कितना एनक्लोज कर रखा है? सिर्फ Q1। क्लियर ये सब चीजें? यस सर। अब आते हैं थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन पर। इससे पहले एक ये क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो, अब गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन, गॉस लॉ की टू फाइंड द फ्लक्स इन सिमेट्रिकल केसेस, टू फाइंड द फ्लक्स इन सिमेट्रिकल केसेस, उसी के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज। किस तरह से हम केसेस को जो नॉन सिमेट्रिकल नजर आते हैं उनको कंप्लीट केस बनाते हैं, मीन सिमेट्रिकल केस बनाकर फिर हम गॉस लॉ लगाकर जो पोर्शन पूछा जाता है उस पोर्शन का फ्लक्स निकालते हैं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना बेटा। स्फीयर का हाफ हो जाएगा ना? हाँ, इससे इस क्वेश्चन से पहले एक बेसिक चीज समझ लो। पहले मान लो मुझे कोई एक फ्लैट सरफेस दे रखी है, मेरे पास कोई कागज नहीं है, पतला सा ये ले लेते हैं। देखो भाई, एक सिंगल सरफेस, पहले तो सिंगल सरफेस का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। सिंगल सरफेस का मतलब है कि मान लो ये सरफेस दे रखी है और मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया। जब मैं यहां पॉइंट मार्क कर रहा हूं तो वो पॉइंट मुझे यहां से भी दिखेगा, तभी मैं कह सकता हूं इसको सिंगल सरफेस। अगर यहां मार्क करने पे यहां से नजर नहीं आ रहा तो इसकी थिकनेस है, तो मैं इसको सिंगल सरफेस नहीं कहूंगा। प्रैक्टिकली तो मैं सिंगल सरफेस बना नहीं सकता। प्रैक्टिकली अगर मैं पेपर भी लेता हूं तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, चाहे माइक्रोन में हो। यस सर। थियोरेटिकली मैं सोच सकता हूं एक सिंगल सरफेस जिसकी थिकनेस नहीं है। तो सिंगल सरफेस का मतलब है कि एक ऐसी सरफेस, अगर मैंने यहां पॉइंट मार्क किया तो यहां भी नजर आ रहा होगा, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो एक सिंगल फ्लैट सरफेस दे रखी है। इस फ्लैट सरफेस में मैं कहीं भी एक पॉइंट चार्ज रख दूं, क्यों? उस पॉइंट चार्ज की वजह से इस फ्लैट सरफेस का, ध्यान रखना, कर्व्ड नहीं, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रखते हो तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? पॉइंट चार्ज यहां रखा तो लाइंस यहीं से स्टार्ट होके ऐसे निकल रही होंगी, जो इधर से जा रही होंगी वो यहीं से स्टार्ट होके इधर जा रही होंगी। कोई लाइन ऐसी नहीं होगी जो इसे क्रॉस करे, तो इस फ्लैट सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? मेरे पास नोट कर लो, नोट कर लो, ये बहुत जगह काम आएगा। किसी भी फ्लैट सरफेस पे, किसी भी शेप की हो, फ्लैट सरफेस पे ही अगर आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया है तो उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वजह से उस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स 0 होगा। सर। अब जरा इस क्वेश्चन पे आए। पहले तो ए पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए ओपन हेमीस्फेयर। अब इसमें दे दिया ओपन हेमीस्फेयर, मींस ऊपर तो सरफेस है ही नहीं, सरफेस तो सिर्फ ये वाली है, कर्व्ड सरफेस, एक बाउल की शेप, हेमिस्फेरिकल है, और चार्ज रखा हुआ है यहां पर, ये Q चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर। डिटरमाइन द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो कैसे सोचते हैं इसको? किसी को पता होगा इसका आंसर? तो पूरे स्फीयर का निकाल के हाफ। बिल्कुल ठीक। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हेमिस्फीयर हमें दे रखा था ऐसा ही एक हेमिस्फीयर मैं ऊपर भी क्रिएट कर दूं, अपनी तरफ से बना दिया। चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो ये चार्ज एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर आ गया। तो इस कंप्लीट स्फीयर का फ्लक्स ये तो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यस सर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तो यही होना चाहिए, लेकिन मुझे तो आधे का निकालना है। लेकिन देखो ये सिमेट्रिकल केस है, इस Q चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स इसका होगा उतना ही फ्लक्स इसका भी होगा, तो दोनों का आधा आधा होगा। तो एक का कितना आ जाएगा? Q बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आधा कर दिया। Yes, sir. जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर ये चार्ज थोड़ा नीचे डिस्प्लेस कर दिया। अभी वही कर रहे हैं, अभी करते हैं इसको डिस्प्लेस। वो भी यही रहेगा। थोड़े अभी से फर्क छोड़ना डिस्प्लेसमेंट, पड़ेगा। थोड़े से डिस्प्लेसमेंट पे, इस पे तो कोई ना के बराबर फर्क पड़ेगा, लेकिन फ्लैट सरफेस अगर होती तो उस पे फर्क पड़ जाता। अभी Yes, देखिए, ये देखो जी, यही क्वेश्चन था। ए पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट जस्ट अबव द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, मींस ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है, लेकिन है, खत्म नहीं हुआ, जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम है। ए पॉइंट चार्ज Q is kept just above the center of a closed hemisphere as shown in the figure. Determine the flux through the disk dotted flat part. ऊपर के फ्लैट पार्ट से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? सर वो रिंग का केस बन गया ये। रिंग कौन, रिंग का फ्लक्स कैसे हो सकता है भाई? सर ऊपर की जो फ्लैट सरफेस है उसपे से सरफेस का फ्लक्स तो हमेशा एक सरफेस का होता है। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा इस फ्लैट सरफेस का? सर 0। आगरा से कोई बता रहा है? ऊपर भी इसके अब बोलोगे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं जिससे पूछूंगा जवाब दे। आगरा सेंटर से पहले सबसे पहले किसने बताया था? 2 pi KQ into 1 minus cos theta. नहीं। सर मैं बताऊं? बोल बेटा। सर इसी टाइप की एक इतने ही डिस्टेंस की इसके ऊपर डिस्क मानकर सिलेंडर अज्यूम हो जाएगा। और दो डिस्क मानकर सिलेंडर ले लोगे तो उसके कर्व सरफेस का कैसे निकालोगे? सर हाँ जी सर, ये केस तो कुछ ऐसा लग रहा है आपने करवाया था ना। नहीं मैंने सरफेस वाला। नहीं सर एक चार्ज है, एक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा ना। सर इसको ऐसे कर देना Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। थीटा कितना? बस थीटा ही नहीं पता सर। अप्रोक्सीमेटली 90 नहीं ले सकते? सर वो लगा देंगे फिर तो 0 नहीं लगाओ। लगाओ। 0 हो गया। Q/2 एप्सिलॉन जो हो जाएगा सर। 2 pi KQ ही होगा सर। cos 90 0 होता है, 1 माइनस cos थीटा है। यस सर। 2 pi Q/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना। Q/2 एप्सिलॉन नहीं बचेगा? यस सर। यस सर। अब इसका दूसरा लॉजिक समझो। 90 लेंगे। बिल्कुल सर, अप्रोक्सीमेटली मैंने 90 लेंगे बेटा, क्योंकि इसने कहा है कि जस्ट अबव द सेंटर, जस्ट अबव द सेंटर, तो एंगल तो अप्रोक्सीमेटली 90 ले सकते हैं, 89.999 डिग्री। मैंने भी यही बोला था, सिलेंडर वाला जो। सिलेंडर के कर्व सरफेस का कैसे निकालते हैं? नहीं सर वो तो सिलेंडर बोलने में आ गया ना, वो नीचे का फ्लैट। सर मैंने पहले बोला था रिंग का केस बन गया है। रिंग तो बनता नहीं, डिस्क बनती है। डिस्क दोनों डिस्क बन जाएगी और हाफ कर देंगे। रिंग तो एक लाइन है, लाइन का कैसे निकालोगे फ्लक्स? नहीं बन। अच्छा सुनो, अब दूसरा सुन लो। मान लो ये स्फेयर, हेमीस्फेयर, ऊपर की फ्लैट सरफेस नहीं है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स अभी हमने निकाला। यस सर। यस सर। थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा सा नेग्लिजिबल ऊपर कर दिया, क्या इसके फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नेग्लिजिबल। सर। यानी कि इस केस में इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स अभी भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। यस यस सर। जा रही है उतनी निकल रही है बाहर, वही बिल्कुल। अब ये सोचो, मैंने फ्लैट सरफेस भी मान ली, तो फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस को मिलाकर ये पूरी एक गॉसियन सरफेस बन गई। यस सर। यस सर। यस सर। और इस गॉसियन सरफेस का एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? जीरो। अरे ये चार्ज तो बाहर है, तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए। इसका Q/2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इस फ्लैट सरफेस का माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। यस सर। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। सर समझ नहीं आया एक बारी। सर माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट वाला बता दीजिए। क्या ये समझ में आया बेटा? यस सर। सेंटर पे रखा तो इतना था,
सेंटर से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बहुत मामूली सा, तो भी लगभग इतना ही ले सकता हूं। हाँ या ना? यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से जो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, जो लाइंस ऐसे जा रही होंगी, जो इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, उनकी वजह से फ्लक्स आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे क्यू चार्ज सेंटर से थोड़ा सा ही ऊपर है, और मेरे पास जो बॉडी है उसमें दो सरफेसेस मैं काउंट कर रहा हूं, एक फ्लैट और एक कर्व्ड। कर्व्ड वाली सिचुएशन तो सेम यही है, यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स तो इतना ही होना चाहिए। हाँ या ना? यस यस सर। जिसका भी डाउट था? यस सर। अब पूरी क्लोज सरफेस को अगर मैं काउंट करता हूं तो क्लोज सरफेस का एनक्लोज्ड चार्ज तो 0 है, तो इस पूरी सरफेस का नेट फ्लक्स यानी कि फ्लैट प्लस कर्व्ड का फ्लक्स मिला लूं तो नेट 0 आना चाहिए। यस सर। अब नेट 0 आना चाहिए, और इसका Q/एप्सिलॉन नॉट है तो फ्लैट वाले का -Q/2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आएगा। यस। तो फ्लैट वाले का मिल गया -Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आया? सर हमने जो वो नीचे वाली सरफेस के लिए वो चार्ज को सर हमने ऊपर मान लिया उस वाले केस में। इस वाले केस में नहीं सर, जो ये जिसमें Q/2 एप्सिलॉन नॉट है, हाँ, तो सर इसमें हमने जो ये जो सरफेस लिए सर, वो हमने इससे चार्ज को मतलब ऊपर मान लिया थोड़ा ये सरफेस के। वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है बेटा, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, kept just above the center of the closed surface है बेटा। सर तो थीटा 90 लेने से 0 कैसे हो गया है सर, एक बार बताना। 0 कहाँ हुआ सर? आपने बोला ना थीटा 90 लेने से कुछ। अगर मैं इससे जस्ट ऊपर यहां पर लेता हूं कि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यहां पे क्यू चार्ज रखता हूं, तो एंगल ये वाला यूज करते हैं हम। यस सर। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये एंगल 89.999 डिग्री ले सकता हूं। यस सर। और इसका फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos थीटा। यस सर। थीटा की जगह पर ये एंगल पुट कर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर। cos 90 0 होता है। यस सर। यस सर आ गया। अगर ये 0 हो गया तो बचेगा क्या? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। लेकिन ये तब जब मैं इसका नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर लेके चलूं। लेकिन जब मुझे क्लोज सरफेस दे रखी है तो नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना है। यस। तो इसका नॉर्मल तो होगा ऊपर की तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की तरफ, तो फ्लक्स तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि यहां का फ्लक्स जो है वो एंटरिंग है और यहां का फ्लक्स एग्जिट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे ही होंगी इसकी, तो फ्लैट सरफेस में लाइंस एंटर कर रही होंगी और कर्व्ड सरफेस से लाइंस निकल रही होंगी, यानी कि फ्लैट सरफेस पे फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स तो नेगेटिव आना चाहिए, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ये क्लियर? यस सर। यस सर। तो सर ये गलत है मतलब लेना 90 डिग्री। क्या गलत लेना है? कि 90 डिग्री नहीं लेना है सर, मतलब एक केस एग्जैक्ट 90 नहीं लेना, 90 की तो वैलिड नहीं था, मैंने कहा था सर, वही मतलब 90 के बहुत क्लोज लिमिट लगाई है, थीटा इज अप्रोचिंग टू 90, एग्जैक्टली 90 तो रखा ही नहीं मैंने। अच्छा, इस लिमिट सॉल्व करनी आती है? लिमिट्स इसमें लिमिट लगा थीटा इज अप्रोचिंग टू 90 डिग्री, क्या आंसर ये नहीं आएगा? लिमिट्स पढ़ ली है मैथ्स में? तो 11th में नहीं पढ़ाया। इतनी लिमिट्स तो 11th में भी पढ़ी होंगी। यस सर। बेसिक किया था। हाँ वो बेसिक ही तो है, थीटा की जगह पे 90 तो पुट करोगे यस तो सर। आंसर यही आ जाएगा। बट आंसर 0 है ना? आंसर 0 किसने? अरे कहां लिखा है मैंने 0? सर नेट फ्लक्स, ये हम नेट निकाल रहे हैं, ये हम सर्कुलर सरफेस का निकाल रहे हैं। क्या हो गया तेरे को? ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट होता है ये सर्कुलर सरफेस के लिए होता है या पूरी क्लोज सरफेस के लिए होता है? सर्कुलर। सर तो आप ऊपर नेगेटिव लिखा है आपने ना सर, नेगेटिव आया। मेरे बच्चे जरा वापस चल,
ये किया था हमने कल की क्लास में, याद है? ये इस सरफेस का फ्लक्स निकालना था, ये आया था। यस जीरो तो नहीं कहा था, लेकिन ये तब आया था जब मैंने इस सरफेस की डायरेक्शन एस वेक्टर इधर लिया था। अगर मैं इस सरफेस का एस वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर ले लेता, चार्ज इधर ही रखता, तो इसका फ्लक्स मैं क्या लिखता, आप बताओ? माइनस क्यू बाय 2 नॉट 1 सर नेगेटिव हो जाता। बिल्कुल, हाँ सर, आपने कल ये बताया था। ये हो जाता। यस अगर मैं एरिया वेक्टर इधर लेता और चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही होती, तो किसी भी पोजीशन पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल ऑब्ट्यूज बनता, फ्लक्स नेगेटिव आ जाता। यस हमने कहा भाई फ्लैट सरफेस पे हम कोशिश करते हैं एरिया वेक्टर ऐसा चूज कर लें कि फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए, फर्क नहीं पड़ रहा हमें कुछ भी, क्योंकि फ्लैट सरफेस के लिए तो मेरे लिए ये डायरेक्शन भी ठीक है और ये डायरेक्शन भी ठीक है, तो मैं क्यों अपने काम को मुश्किल बना के नेगेटिव लिखता रहूं? पॉजिटिव मुझे तो क्वांटिटी बतानी है, बता दूंगा। ओपन सरफेस के लिए कोई टेंशन नहीं। यस ठीक, अब यही चीज मैंने वहां अप्लाई कर दी। यहां पर अब ये चार्ज यहां है, अगर मुझे सिर्फ फ्लैट सरफेस का निकालना होता और मुझे सिर्फ फ्लैट सरफेस ही दे रखी होती, नीचे ना होता, तो मैं आंसर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कह देता। लेकिन ये तो एक्चुअल में क्लोज सरफेस दे रखी है पूरी, उस क्लोज सरफेस के एक पोर्शन का फ्लक्स पूछ रहा है, तो इसके लिए तो नॉर्मल फिक्स हो गया, ऊपर की तरफ ही लूंगा। यस सर। अगर नॉर्मल मैं ऊपर ले रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है, तो कंफर्म इसका फ्लक्स नेगेटिव में कहूंगा। यस सर। फ्लैट सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव आएगा, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। पूरी बॉडी का नेट फ्लक्स, पूरी सरफेस, क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स जीरो होगा। यस सर। दोनों का सम करके, किसी एक का जीरो नहीं कर रहा मैं। क्लियर? यस सर, समझ आ गया। है बेटा? समझ आ गया। वो वाला केस था। कौन सा केस? सर ये लेफ्ट वाला सर। हाँ सर, सर इसमें जो हमारा फ्लक्स होगा वो नेग्लिजिबली डिक्रीज होगा ना? जो फ्लक्स होगा वो नेग्लिजिबली डिक्रीज होगा ना? हाँ बिल्कुल, इससे तो थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन जब उसने कहा कि जरा सा ऊपर किया है, तो वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दो भाई। अब उस पॉइंट चार्ज को सेंटर से ऊपर की बजाय नीचे कर दिया, ऊपर की बजाय नीचे कर दिया। अच्छा, उसमें हमने कंप्लीट नहीं किया क्वेश्चन शायद। डिस्क का, डॉटेड फ्लैट का निकल गया, कर्व्ड सरफेस का निकल गया, कंप्लीट निकल गया, तीनों निकल गए। कंप्लीट तो जीरो आ गया, इसका आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आ गया माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे आ जाओ, अब अंदर कर दिया। डिस्क का बताओ अब कितना होगा? सर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कर्व्ड सरफेस का माइनस सर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेम होगा। Q बाय 2 एप्सिलॉन और Q बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों का पॉजिटिव होगा अब। यस। और ये Q चार्ज अब एनक्लोज्ड चार्ज हो गया है, तो नेट तो ये आना ही चाहिए। यस सर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़े बढ़िया क्वेश्चन और देखें। यस सर। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम। ये वाला एग्जाम में आता है, जरा इसको समझ लो क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, फिर इससे लिंक और भी क्वेश्चंस करेंगे। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए सरफेस इज ए, ये स्क्वायर सरफेस मान ली नीचे। इफ चार्ज Q इज सिचुएटेड एट शोन इन फिगर, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग टू द शेडेड फेस, यानी कि इसका फ्लक्स निकालना है अगर चार्ज उसके सेंटर से a/2 की हाइट पर है। a/a की एक स्क्वायर सरफेस, उसके सेंटर से a/2 की हाइट पर चार्ज Q दे रखा है, और मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। सिचुएशन समझ में आ रही है? यस सर। ऋषभ आंसर ठीक है बिल्कुल। ये तो एनसीईआरटी का है सर। Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सबको आता है ये? यस सर, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ यस सर। भाई, नहीं आता तो समझ लेना। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके निकालूं तो ये बहुत लेंदी है। इस Q चार्ज की वजह से पहले मैं एक एलिमेंट लूंगा, एक स्ट्रिप, फिर उस स्ट्रिप में भी एक एलिमेंट लूंगा,
फिर उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके स्ट्रिप का फ्लक्स निकालूंगा, फिर स्ट्रिप को इंटीग्रेट करके पूरे का निकालूंगा। पागल हो जाएंगे। बहुत स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर बना, क्यूब बना, क्यूब बना। बिल्कुल, जैसे ये सरफेस है वैसी एक सरफेस मैंने यहां खड़ी कर दी, वैसी एक सरफेस यहां खड़ी कर दी, एक फ्रंट पे एक बैक पे, और बना दिया पूरा एक क्यूब। बिल्कुल एक जैसी 5 सरफेसेस और लगाकर मैंने पूरा क्यूब बना दिया, और क्यूब की साइड है एक ही। ये चार्ज एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आ गया। यस सर। यस सर। शेप थोड़ी सी अच्छी बनाए क्योंकि ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा देखने में, तो हम थोड़ा सा ऐसा बना लें भाई। और ये चार्ज है एग्जैक्टली सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर पर। तो इस पूरे क्यूब का फ्लक्स तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। यस सर वो बात। लेकिन इस क्यू चार्ज की वजह से राइट वाले का फ्लक्स जितना होगा वैसे ही लाइंस लेफ्ट वाले का भी फ्लक्स बनाएंगी, वैसे ही पीछे का, वैसे ही आगे का, वैसे ही ऊपर का, और वैसे ही नीचे का। यानी कि 6 की 6 फेसेस का फ्लक्स बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि ये क्यू चार्ज 6 फेसेस के साथ सिमेट्रिकल है। जैसी सिचुएशन यहां, इसी को उठा के ऐसे घुमा दूं तो इधर वाली बन गई, ऐसे घुमा दी तो ऊपर वाली बन गई, ऐसे ही ले गए तो आगे की बन गई। मींस 6 फेसेस का फ्लक्स बिल्कुल एक जैसा, और मुझे तो सिर्फ एक का चाहिए, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें, यानी कि किसी एक का फ्लक्स आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे होती तो फिर इंटीग्रेशन के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे ऐसे लंबे क्वेश्चन, बेकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, आएंगे तो गॉस लॉ से सिंपलीफाई होने वाले होंगे। हो सकता है किसी में लॉजिक मुश्किल लग रहा हो, लेकिन होगा गॉस लॉ से ही। कैलकुलेट करना पड़े, इंटीग्रेट करके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे सर। बट चार्ज तो एनक्लोज नहीं है ना सरफेस में। अरे मेरे बच्चे, आयुष, इस पूरे क्यूब के लिए तो क्यू चार्ज एनक्लोज है, हाँ या ना? आयुष आवाज नहीं आ रही तेरी। यस सर। इस पूरे क्यूब के लिए तो क्यू चार्ज एनक्लोज है, तो पूरे क्यूब में मैं फ्लक्स कह सकता हूं Q/एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ तो मैं सिर्फ गॉसियन सरफेस में ही लगा सकता हूं, ओपन सरफेस के लिए तो मैं गॉस लॉ लगा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि ओपन सरफेस का फ्लक्स ही नहीं होगा, होगा। हमने लास्ट क्लास में एक डिस्क का, एक सर्कुलर सरफेस का एक पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाला था। अब वो डिस्क की जगह पे अगर स्क्वायर सरफेस होगी तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या उसका फ्लक्स नहीं होगा आयुष? होगा सर। तो यहां भी फ्लक्स तो होगा। अब कितना होगा, या तो मैं पूरा इंटीग्रेशन करूं जैसे वहां डिस्क में किया था। डिस्क का तो फिर भी आसान था, एक ही एलिमेंट से काम चल गया था। यहां तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट लेना पड़ेगा। किस तरह से, जब समझो कि अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, यहां पे एक चार्ज है, इससे बाहर एक चार्ज है, इसकी वजह से इसका फ्लक्स निकालना है, यहां सेंटर से उठा हुआ है, तो यहां से पहले x डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट लूंगा dx का। लेकिन प्रॉब्लम उस चार्ज की वजह से इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो मुझे इसमें भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। और वो एलिमेंट कैसे होगा? यहां से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dy का। तो पहले मैं इस dy एलिमेंट का फ्लक्स निकालूंगा, जिसको इंटीग्रेट करके मैं इस एलिमेंट का फ्लक्स निकालूंगा, और फिर इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके मैं इस पूरे का फ्लक्स निकालूंगा। 2 बार इंटीग्रेशन। क्यों जाएं इस पर जब मेरे पास सिंपल लॉजिक है? तो मैंने उस सरफेस से क्यूब क्रिएट कर दिया। अब मुझे पता है कि पूरे क्यूब का फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये है, और ये चार्ज 6 फेसेस के लिए सिमेट्रिकल पड़ा है, यानी कि नेट फ्लक्स इतना है, तो हर फेस का फ्लक्स एक जैसा है। तो किसी एक का अगर पूछा जाए तो इसका 1/6 कर दूं? क्या क्लियर है? यस सर। सर a/2 पे है इसीलिए ना? है बेटा, a/2 पे है इसलिए। अगर ये a/2 ना होता तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। नेट फ्लक्स तो मैं तब भी कह सकता था Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन किसका कितना पता ही नहीं, वो इंटीग्रेट करना पड़ता। तब इंटीग्रेट, जिसके पास होता उसका ज्यादा फ्लक्स होता, जिससे दूर होता उसका फ्लक्स कम हो जाता। ठीक है,
Yes. Yes, sir. नहीं सर, है बेटा? जैसे अगर जो चार्ज है वो सेंटर पे नहीं होता, वो ऊपर नीचे होता, तो फिर हम इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो सर वो वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने, तुमसे इंटीग्रेशन थोड़ा करवाएंगे वो, उनको लॉजिक समझ पूछने हैं आपसे, बेकार की मेहनत नहीं करवानी। अच्छा, क्लास खत्म होने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, मुझे आपकी कुछ नहीं बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। पहला रीजन कि मुझे पढ़ाना ज्यादा है, दूसरा आप लोगों के डाउट्स बहुत सारे हैं जो मैं क्लास में तो सॉल्व नहीं कर पाता, तो मैं कुछ और डाउट क्लास रखना चाहता हूं। कब कंफर्टेबल होगा ये मुझे बताओ। सर सैटरडे, बजे ले लो। सुबह हो सकता है सर, क्योंकि अपने मैसेज चांद, जो घर से अटेंड कर रहे हैं वो सिर्फ चैट पे भेज दें जो बोलना चाहते हैं। सेंटर वालों से मैं अभी पूछ लूंगा, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं मैं सुन लो। ट्यूसडे मत लेना, जब चाहो मॉर्निंग, सैटरडे ले लो, सुबह में, शाम को। मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है सुन लो। शाम के टाइम तो आपकी क्लासेस होती हैं, तो मैं तो एक्स्ट्रा क्लास ले नहीं पाता, हर रोज कोई ना कोई क्लास रहती है, तो सुबह ले सकता हूँ या तो किसी दिन किसी एक दिन छुट्टी ले सकते हो। समर हॉलीडेज चल रहा है सर अभी तो, और हफ्ते में 3 दिन छुट्टी। सर आप बता देना, कोई बोर्ड के पेपर हो रहा है तो स्कूल की छुट्टी चल रही है। समर हॉलीडेज चल रहा है सर आप कभी भी ले लो। नेक्स्ट वेडनेसडे, अच्छा इस सैटरडे सुबह ले सकते हो क्लास? यस सर। सैटरडे अब सिर्फ वही बच्चा बोले जिसको सैटरडे सुबह दिक्कत है। सर 2:30 रख सकते हैं। सैटरडे सुबह 10 बजे। मेरे पास सुन लो, मेरे पास सिर्फ वही आवाज आए जो नो में कहना चाह रहा है। सैटरडे सुबह किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। यस सर। अच्छा, अब सिर्फ वही बचे जिनको दिक्कत है वो बताएं, किसी को दिक्कत है तो वो बोले। एक एक करके आगरा सेंटर से कोई बोल रहा है, बोल बेटा सैटरडे सुबह क्या दिक्कत है? उधर सैटरडे को हाफ डे नहीं देते और अटेंडेंस हर दिन की कंपलसरी रखी हुई है। संडे को ले लो। तो स्कूल की छुट्टी भी 12:30 हो जाती है या उससे थोड़ा पहले भी हो जाती है संडे को, गवर्नमेंट ऑर्डर से। तो संडे को सर टेस्ट शाम को एक्चुअली मेरी भी क्लासेस रहती है ना, सैटरडे को आपकी क्लास भी है, किसी और की क्लास भी है। सर छुट्टी कर लेंगे। डिस्कशन है सर संडे को ले लीजिए एक्स्ट्रा क्लास शाम में। सर डाउट क्लास में, सर डाउट जिसको होगा वो आ जाएगा। संडे को आपका टेस्ट भी होता है? सर संडे 3 संडे तो ऐसे भी। सर रिकॉर्डिंग एक दिन सर आप हफ्ते में एक दिन फाइनल कर लो सर, उस दिन सब छुट्टी कर लेंगे। सर संडे को बस वेडनेसडे को छुट्टी कर लो। यस सर। यस सर। ठीक है सर। वेडनेसडे किसी को दिक्कत छुट्टी करने में? नो सर। प्रैक्टिकल होता है वेडनेसडे को। अच्छा सर, प्रैक्टिकल हम लास्ट में कवर कर सकते हैं जब सीबीएसई एग्जाम्स आएंगे। प्रैक्टिकल जो स्कूल एग्जाम में होंगे, स्कूल के लिए होंगे? हाँ सर, जो बाहर से अगर स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं तो जरूर करो, क्योंकि उनपे बेस एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, छोड़ना मत कोई भी प्रैक्टिकल। सर हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया 11th का। यस सर। प्रैक्टिकल में से एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। तो वेडनेसडे की क्लास में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, आपकी कल भी क्लास होगी वैसे, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो वेडनेसडे मैं सोच रहा हूँ कि हर वेडनेसडे एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूं। मैं भी शेड्यूल, कहीं वेडनेसडे मेरी क्लास तो नहीं होती सर, देख लेना आप एक बार। मैं शेड्यूल देके बताऊंगा। सर मॉड्यूल कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीक मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, आपको कल बता दूंगा। जैसे भी मैनेज करना है वो आपको करना है, क्लास नहीं। वैसे अगर वेडनेसडे को बना दो ना कोई। वेडनेसडे को अगर वेडनेसडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी तो फिर टाइमिंग्स क्या होंगे? सुबह का टाइम ग्रुप बना दो कोई। और अगर शाम को मेरी क्लास नहीं है आपके बैच में तो मैं शाम को भी रख सकता हूँ। सर आपने मॉड्यूल का पता करा था कल? हाँ बेटा, वो मॉड्यूल जो है वो कुछ कम पड़ गए, इसलिए शायद अब तक नहीं पहुंचे। वो आ रहे हैं फिर से प्रिंट होके मेरे पास।
सर वेडनेसडे को सर ग्रुप बना दो सर कोई डाउट के लिए। साइड एक दिन कर लिया गया कि प्रैक्टिकल नहीं, होंगे। सर आप पीडीएफ अपलोड करा दो ना सर मॉड्यूल का हाँ पीडीएफ पीडीएफ में भिजवा देता हूँ, वो मैं करवा देता हूँ। पीडीएफ हर एक बच्चे के पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा पीडीएफ, वो मैं करवा देता हूँ। पीडीएफ भिजवा दो सर। लेकिन अभी मॉड्यूल की ऐसी टेंशन मत लो, क्योंकि मॉड्यूल जो है हमें सॉल्व करना है चैप्टर खत्म होने के बाद। मैंने सर जब तक एचसीवी के अलावा और कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं? सर मैथ्स एचसीवी के अलावा मैथ्स में जरूरत पड़ सकती है। हाँ सर एडवांस के टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन भेज दो। मैंने क्लास में काफी कुछ कराया है, जो डीपीपीज मिल रहे हैं उन्हीं से हो जाएगा काम। सर एचसीवी के अलावा और कहाँ से सुबह क्वेश्चन रखोगे कर रहे या हैं? दोपहर में? हो जाता है एडवांस का, मैथ्स का नहीं हो पाता है, बस एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री का हो जाता है एडवांस का। मैथ्स में ज्यादा टाइम दो थोड़ा सा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बेटा बोल। सर एक डाउट भेजा था। प्रैक्टिकल एडवांस में क्वेश्चन आते हैं सर, आप क्या करते हैं? सर एक मिनट। हाँ सर वो कुछ आंसर गलत मार्क जो मैंने आपको भेजे थे। हाँ मैंने बताया भी था बेटा, कुछ आंसर ना गड़बड़ दे रखे हैं। सर ये वेडनेसडे को आप एक्स्ट्रा क्लास सुबह लोगे या दोपहर के टाइम पे कहीं? देखता हूँ बेटा, अपना प्लान देख लेता हूँ। मेरी क्लास अगर शाम को नहीं है और आपकी क्लास शाम को नहीं है तो मैं शाम को भी रख सकता हूँ। सर बट वेडनेसडे को स्कूल भी होता है ना, तो इसलिए। हाँ तो एक छुट्टी तो मार सकते हैं यार। सर उस दिन स्कूल वालों डिसाइड कर लेते प्रैक्टिकल्स करा लेंगे। प्रैक्टिकल होते हैं सर। सर हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी जिस दिन क्लास नहीं है मैं उस दिन कोशिश करता हूँ शाम को रखने की। जिस दिन आपकी क्लास नहीं है और सर मेरी ट्यूसडे नहीं होती क्लास। ट्यूसडे शाम को क्लास नहीं होती। ट्यूसडे और सैटरडे को ट्यूसडे नहीं होती। सर ट्यूसडे की छुट्टी रहती है। चलो मैं प्लान करता हूँ उन्हीं दिनों में रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे बेस्ट संडे सुबह। सर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल से एडवांस में क्वेश्चन आते हैं? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एडवांस में आते हैं बेटा। तो वर्नियर सर कैलिपर जो पे, डमी कर स्क्रू रहे हैं गेज पर और रेजोनेटिंग कॉलम पर, पोटेंशियोमीटर पर, मीटर ब्रिज पर, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना। सर उसमें भी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री वगैरह में? केमिस्ट्री का तो मुझे ध्यान नहीं पता करना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में तो कंफर्म आते हैं। सर शायद केमिस्ट्री में टाइट्रेशन वगैरह पे आते हैं। हाँ आते होंगे बिल्कुल। N1 V1 = N2 V2 ऐसे कुछ होता है ना? यस सर। कुछ सारा बहुत याद है। हाँ बेटा। सर एक स्टूडेंट ग्रुप बनवा दो ना, जिससे हम आपस में डाउट डिस्कस कर सकें। हाँ सर प्लीज बनवा दो। सर 11th के क्वेश्चंस के लिए भी सेव हो जाएगा। ठीक है क्लास का। ठीक है। मैं लेकिन आपके नंबर्स कैसे लूं, कैसे करूं? मैं टेलीग्राम पे है ना। किसी को टेलीग्राम में ग्रुप बनाना आता है? मुझे टेलीग्राम यूज करना नहीं आता ज्यादा। यस सर आता है। भवनीत आप एक ग्रुप बनाओ, मुझे एडमिन बना दो और फिर कैसे ऐड करना है मुझे सिखा दो, मैं सबको कर दूंगा। ठीक है सर। सर वो लिंक से हो जाएगा। सर आप क्लास में लिंक शेयर कर देना, सब ज्वाइन कर लेंगे। वो ग्रुप लिंक आप क्लास में दे देना, सब ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है तो एक बना दे, तो स्टार्ट टू कर दे, मुझे एडमिन बना दियो उसमें। ओके सर। हाँ बेटा। सर आपकी क्लास अभी सर ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे को नहीं है? नहीं अभी इस वीक तो मेरी मंडे को, ट्यूसडे को क्लास हुई नहीं थी, मंडे को भी नहीं हुई थी, तो इसलिए आज कल हुई थी, आज हुई है, कल भी होगी। 3 दिन लगातार होगी मेरी क्लास। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।